नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अगस्ता हेलीकॉप्टर के मामले में अरविंद केजरीवाल ने गजब गुगली मारी। मोदी सरकार और भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। एन वक्त उसे केजरीवाल ले उड़े। सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग की। केजरीवाल का दाव गंभीर मामला है। उनकी इस राजनीति का कोई दूसरा दल समर्थन नहीं कर सकता, मगर इसी से तो फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सबसे अलग बनेगी। आज की तारीख में पूरा विपक्ष भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ गोलबंद होने की जुगत में है। कांग्रेस, लेफ्ट और क्षेत्रीय दल सभी भाजपा के दबदबे की काट चाहते हैं, मगर अरविंद केजरीवाल ने दोनों तरफ मोर्चे खोले हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी डिग्री को लेकर सवाल किए हैं, तो उधर सोनिया गांधी, अहमद पटेल की गिरफ्तारी की मांग की। सीधा अर्थ है कि अरविंद केजरीवाल का मंसूबा भाजपा और कांग्रेस दोनों के आगे पोजीशनिंग का है। वे अपने को जुझारू, लड़ाकू, बेखौफ बता रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने को नंबर 1 लड़ाका दिखला रहे हैं। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे सोनिया गांधी से डरते हैं और रॉबर्ट वाड्रा को उन्होंने भी गोद लिया है। संदेह नहीं कि भाजपा और कांग्रेस के झगड़े में केजरीवाल जैसे कूदे हैं, वह उनकी धूर्तता है, मगर यह धूर्तता आम आदमी में हिट हो तो आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए कि मोदी सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, भारत की जांच एजेंसियां कांग्रेस नेताओं को कटघरे में शायद ही ला पाए। मोदी सरकार और भाजपा ने इनके खिलाफ माहौल बनाया है, मगर प्रमाण अभी आने हैं। इसलिए मोदी सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। बिना प्रमाण के कार्रवाई भाजपा के लिए उल्टी पड़ेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का हल्ला बढ़ेगा। यदि कार्रवाई हो गई तो वे कहेंगे कि उनके दबाव में मोदी सरकार मजबूर हुई। आज केजरीवाल की इस राजनीति पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 2 साल पूरे होने पर देश भर में सरकार के कामकाज का प्रचार होना है। इसकी रिपोर्ट कार्ड बन रही है और मंत्रियों से कहा गया है कि वे देश भर में घूमकर अपनी उपलब्धियां बताएं। तभी सवाल उठा है कि किस मंत्रालय की उपलब्धियां सबसे बड़ी हैं, जिसका प्रचार किया जाएगा। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि प्रचार में सबसे पहले फोकस प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर होगा। लोगों के LPG सब्सिडी छोड़ने और उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त कनेक्शन देने का प्रचार किया जाएगा। DBT के जरिए हुई हजारों करोड़ रुपए की बचत का प्रचार होगा। जन धन योजना, मुद्रा बैंकिंग, ग्राम उदय से भारत उदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी तमाम योजनाओं को हाईलाइट किया जाएगा। इस साल के बजट में गांव, गरीब और किसान के लिए की गई घोषणाओं का भी प्रचार सरकार करेगी। जहां तक दूसरे मंत्रियों के कामकाज का सवाल है तो नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय के कामकाज को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा। सरकार सड़क, बिजली और पानी के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र करेगी। सड़क मंत्रालय ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसका श्रेय गडकरी को जाता है। पीयूष गोयल कोयला और ऊर्जा दोनों के मंत्री हैं और पिछले 2 साल में कोयले की कमी से थर्मल पावर प्लांट बंद होने या बिजली का संकट आने की खबर नहीं आई है। मुफ्त LPG कनेक्शन बांटने की उज्ज्वला योजना के कारण धर्मेंद्र प्रधान पर भी फोकस बना है। उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा का तालमेल होगा। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते हैं कि बसपा से तालमेल हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेता अभी दुविधा में है। मायावती खुद भी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत भरोसे में है, लेकिन कांग्रेस के साथ तालमेल की नहीं सोच रही है। फिर भी मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखकर उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस को समर्थन दिया। उनके करीबी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को समर्थन कराया। कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को वोट देने की इजाजत मिल गई होती तो शायद बसपा के विधायक वोटिंग में भाग नहीं लेते, लेकिन 9 बागी विधायकों को इजाजत नहीं मिली, इसलिए बसपा की मजबूरी हो गई, क्योंकि फिर जीत हार का फैसला उसके वोटों से होना था। उत्तर प्रदेश में एक मुश्त मुस्लिम वोट की उम्मीद कर रही मायावती भाजपा को मदद पहुँचाने वाले कोई काम नहीं कर सकती थी। जानकार सूत्रों के मुताबिक बसपा को 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का इंतजार है। अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन ममता
को रोकने में कामयाब हो जाता है और तमिलनाडु में कांग्रेस व डीएमके मिलकर जयललिता को रोक लेते हैं तो मायावती गंभीरता से तालमेल पर विचार करेंगी। इन दोनों राज्यों से ये मैसेज होगा कि मुस्लिम उस तरफ है जिस तरफ कांग्रेस, सो वे तालमेल पर विचार कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार और प्रदेश के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री आमने सामने आ गए हैं। दोनों राहुल गांधी के करीबी हैं और दोनों की राय आपस में बिल्कुल नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर ने राहुल या प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में लाने का प्रस्ताव दिया तो मिस्त्री उसे खारिज करने वाले पहले नेता थे। उन्होंने सिरे से इस आइडिया को नकार दिया। अब प्रदेश संगठन में बदलाव को लेकर भी दोनों की राय नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर को तत्काल बदला जाए। मिस्त्री भी उनके निशाने पर हैं। प्रशांत के काम संभालने से ठीक पहले माथुर ने मथुरा में एक बड़ा सम्मेलन कराया था जिसमें राहुल गांधी गए थे और काफी प्रभावित भी हुए थे। लेकिन प्रशांत का मानना है कि खत्री, माथुर और मिस्त्री उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण से मेल नहीं खाते हैं। वे मुख्य धारा की जातियों में से नेताओं को आगे करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का इरादा ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का पुराना समीकरण बनाने का है। जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर मिस्त्री उनके कामकाज में ज्यादा रोड़े अटकाएंगे तो उनको भी हटाया जाएगा, यानी प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता तीनों बदले जाएंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी के नेता सोनिया गांधी से मिलकर प्रशांत किशोर की शिकायत करने वाले हैं, लेकिन प्रशांत पर इसका असर होता नहीं दिख रहा है। आखिर उनका भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वैसे तो उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार के विश्वास मत जीत लेने की खबरें कल ही आ गई थी, लेकिन आज आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऐलान किया। कल हुए शक्ति परीक्षण की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई थी। सर्वोच्च अदालत की एकल जज की बेंच ने आज ऐलान किया है कि 61 सदस्यों की विधानसभा में हरीश रावत को 33 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि 28 विधायकों ने उनके खिलाफ वोट किया। 9 विधायक अपनी अयोग्यता के कारण वोट नहीं डाल सके। इसके बाद अदालत ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के बाद नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक हुई और राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला कर लिया गया है। इस फैसले के बाद फिर से हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। करीब 1.5 महीना पहले 27 मार्च को राज्य में रावत सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार के बहुमत हासिल करने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में होने के तुरंत बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है और उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी को सबक मिल गया होगा। उन्होंने लिखा कि ये देश और इस देश के लोग लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी को निशाना बनाया है और कहा कि उत्तराखंड में निर्णायक शक्ति परीक्षण में कांग्रेस की जीत नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि खुद हरीश रावत ने इस बारे में किसी पर हमला नहीं किया। उन्होंने अदालत के फैसले के बाद कहा कि पुरानी बातों को भूलकर आगे देखना है। उन्होंने कहा कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। रावत ने कहा, अंत भला तो सब भला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जोरदार हमला किया है। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने हेलीकॉप्टर सौदे की गड़बड़ी में कोई आरोप नहीं लगाया है, सिर्फ इतना कहा है कि सौदे में जिन लोगों ने रिश्वत ली है उनको सजा दी जाएगी। फिर आगे उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि सोनिया जी ने अगर कोई गलती नहीं की है तो डर क्यों रही है? ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। शाह ने यूपीए शासन में हुए घोटाले के मामले उठाए और कहा कि यूपीए राज में कुल 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। उन्होंने सोनिया पर हमला करते हुए कहा कि सोनिया गांधी का अपने बेटे नेशनल हेराल्ड और 2G के प्रति प्रेम सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि देश कई अन्य घोटालों के बारे में जानता है जो यूपीए के राज में हुए हैं। भारत के सरकारी बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाए बगैर देश छोड़कर चले गए विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता कठिन हो गया है। ब्रिटेन ने उनको अपने देश से निकालने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि माल्या को भारत वापस लाने के लिए अब आरोप पत्र दाखिल होने के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। जेटली ने शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में बताया कि ब्रिटेन ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति वैध पासपोर्ट उसके देश में आता है और बाद में उसका पासपोर्ट रद्द हो जाता है तो वो ऐसे लोगों को निर्वासित नहीं कर सकता है। इससे पहले ब्रिटेन ने कहा था कि वो माल्या को नहीं निकाल सकता है। भारत सरकार उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करे।
सुप्रीम कोर्ट ने देश की टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि अब कॉल ड्रॉप होने पर ग्राहकों को मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। अदालत ने ग्राहकों को मुआवजा देने के दूरसंचार नियामक प्राधिकार और हाईकोर्ट दोनों के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के फैसले को मनमाना और अपारदर्शी बताया है। सबसे पहले ट्राई ने निर्देश दिया था कि कॉल ड्रॉप होने पर ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। इसके खिलाफ दूरसंचार कंपनियां हाई कोर्ट में गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्राई के फैसले को सही ठहराया था। फिर कंपनियों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां से उनको राहत मिल गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि भारत में 96% उपभोक्ता प्रीपेड वाले हैं और सबसे ज्यादा लोग 10 रुपए का रिचार्ज कराते हैं। कॉल ड्रॉप से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने दूरसंचार कंपनियों के कॉर्टेल बनाकर काम करने का आरोप भी लगाया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अरविंद केजरीवाल के दुस्साहस को पूरा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी दोनों पर जिस आक्रामकता से वे हमला बोल रहे हैं, उस पर जनता में भी हैरानी होगी। लेकिन अंततः यह चर्चा बनेगी कि केजरीवाल कैसे मजबूत नेता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों से निराश वर्ग केजरीवाल का नया आधार बन सकता है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मिले ऐतिहासिक जनादेश की अपने हिसाब से व्याख्या की है। उनको लग रहा है कि लोगों ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को खारिज किया और दोनों के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को चुना। इसलिए दिल्ली में सरकार बनाने के दिन से वे कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनकी महत्वाकांक्षा देश की राजनीति में कांग्रेस की जगह लेने की है। इसलिए अनिवार्य रूप से कांग्रेस को निशाना बनाना है और अपने को भाजपा के विकल्प के तौर पर पेश करना है। वे पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ भाजपा छोटी ताकत है, वहाँ उनको कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है। इसलिए उन्होंने दिल्ली में मोर्चा खोला है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत की लेन देन का मामला खुला तो केजरीवाल इस पर सक्रिय हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि वे सोनिया गांधी पर कार्रवाई करें। इसके लिए केजरीवाल ने जंतर मंतर पर सभा की और उसके बाद उनकी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री निवास और सोनिया गांधी के निवास की ओर मार्च किया। वे इस सौदे में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं, तो साथ ही ये भी मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं। ध्यान रहे, आम लोगों के बीच ये धारणा बहुत पहले से बनी हुई है कि नेता भले आपस में कितना भी लड़ते हों, लेकिन ऊपर वे एक ही होते हैं। केजरीवाल इस धारणा को तोड़ने वाले नेता के तौर पर अपने को स्थापित करना चाहते हैं, पर इस काम में मुश्किल ये है कि वे खुद भी दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। उन्होंने दिल्ली के चुनाव से पहले प्रचार में कहा था कि उनके पास शीला दीक्षित के खिलाफ 370 पन्नों का दस्तावेज है, जिसमें उनकी सरकार के भ्रष्टाचार का ब्यौरा दर्ज है। लेकिन संपूर्ण बहुमत की सरकार 1 साल से ज्यादा चलाने के बावजूद वे शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। जब भी ये सवाल उठता है तो वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और पुलिस अपने हाथ में नहीं होने का रोना रोते हैं। परंतु इससे भाजपा को ये प्रचार करने का मौका मिला है कि वे कांग्रेस से मिले हुए हैं। आखिर उन्होंने 2013 के चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ मिलकर 49 दिन की सरकार बनाई थी। बहरहाल जिस मजबूरी में केजरीवाल सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, वैसी ही मजबूरियों में संभव है कि केंद्र सरकार भी सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न कर पाए। इससे केजरीवाल को मौका मिलेगा, वे अपने को मोदी और सोनिया दोनों के विकल्प के तौर पर पेश करेंगे। एक तरफ जहां देश भर में गैर भाजपा दलों को एकजुट करने का प्रयास हो रहा है, तो दूसरी ओर केजरीवाल इस मोर्चे से अलग कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सावधानी से अपने को भ्रष्टाचार विरोधी नेता के तौर पर पेश करना शुरू किया है। अगस्ता मामले से उनको एक नया मुद्दा मिला है। दिल्ली में इसे उठाकर वे पंजाब के मतदाताओं को मैसेज दे रहे हैं। अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा होगा और अकाली भाजपा व कांग्रेस के मुकाबले वे अकेले नेता होंगे जो भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करके वोट मांगेंगे। अगर वे पंजाब में सफल होते हैं तो अखिल भारतीय स्तर पर इस मॉडल की राजनीति करेंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बता दिया है कि उनकी आगे की राजनीति का कोर मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगा। वे मोदी सरकार और कांग्रेस को एक ही तराजू में जनता के आगे पेश करेंगे। भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में कूदकर अपने को बड़ा सूरमा बताते हुए अपनी अपील बनाएंगे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है।
विनीत जी, अगस्ता हेलीकॉप्टर मामला हो या प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला, अरविंद केजरीवाल ने जिस आक्रामकता से अपनी बात कही है, उससे उनका राजनीतिक रोड मैप है या उनकी मंशा है किस तरह की जाहिर हो रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आज तक जो भी तीर चलाए हैं वो निशाने पे लगे हैं। चाहे वो पानी की ट्रेन लतूर भेज रहे हो, चाहे पंजाब के किसानों को जाके हमदर्दी दिखा रहे हो, चाहे ये मामले हो, केजरीवाल की समझ की दाद देनी पड़ेगी कि किस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है उस पर। और तो और देखिए, जब जेएनयू में हुआ था कि हमें चाहिए आज़ादी, तो उन्होंने दिल्ली में होर्डिंग लगवा दी है कि साहब बिजली के बड़े बिलों से आज़ादी और पानी के। सो ही इज़ वेरी शार्प, वेरी श्रूड, ही नोज हाउ टू मूव फॉरवर्ड, अपने कदम कैसे आगे बढ़ाने। अब इशू ये है कि चूंकि मुख्यमंत्री को दिल्ली की सीमित पावर्स दी गई हैं, तो ये कह के हमेशा बच जाते हैं कि साहब मुझे तो ना करप्शन को रोकने की पावर दी है, ना मुझे पुलिस कंट्रोल में दी है। तो जो केजरीवाल दावा करते हैं कि मैं ये सब कर दूंगा, मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊं, वो तोड़ पाए नहीं तोड़ पाए, लेकिन आज उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। और यही हर नेता करता है। वीपी सिंह ने भी यही किया, मोदी ने भी यही किया। जनता दुखी बैठी रहती है, जनता के दुख को दूर करने का आश्वासन देके नेता अपने नंबर बढ़ाता है। अगर पूरे कर पाता है तो कामयाब होता है, नहीं कर पाता तो सत्ता तो भोग ही लेता है। मोदी जी ने भी बहुत सारे मुद्दों को छुआ जिनसे जनता बेहाल थी, लेकिन पिछले 2 साल में हुआ क्या है कि उनकी मंशा अच्छी रही हो, उन्होंने प्रयास भी किए हो, लेकिन असर जनता में दिखाई नहीं दिया। और इसी कारण विधानसभा चुनावों के परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं रहे और आगे भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ऐतिहासिक परिणाम दिखने वाले। इस सारे माहौल में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दो तो समस्या का हल कर पाएंगे, या मुख्यमंत्री की पावर पूरी मिल जाए तो कर पाएंगे। लेकिन इस माहौल में जहां जनता का डिस्ट्रस्ट नेताओं के प्रति है, जहां जनता जानती है कि हर पार्टी आती है और गड़बड़, उस माहौल में मेरी कमीज तेरी कमीज से साफ का मापदंड दे के चलना और हर मुद्दे पर सही कदम उठाकर अपनी बात को रखना बहुत तेजी से अरविंद केजरीवाल नहीं, ये अप्रोच, इस अप्रोच से जनता में उनकी साख बन रही है या जनता में भी ये माना जा रहा है कि नहीं बहुत होशियार बन रहे हैं, ये ज्यादा शातिर बन रहे हैं? उनकी मंशा को लेकर जनता में मंशा कैसी बैठ रही है? देखिए, जनता के बारे में ऐसा है कि जो तो मिडिल क्लास जनता है, मिडिल क्लास जनता आज अखबार टेलीविजन से प्रभावित नहीं है। सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि कोई अखबार अगर फैक्ट छुपाना चाहे या टीवी चैनल डिस्टॉर्ट करना चाहे तो जनता तक हकीकत पहुंच रही है। दूसरी बात, आज प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो वो अपने आप में इतना इंडिपेंडेंट साम्राज्य है कि वो सरकार पर मुनस्सर नहीं, सरकार से अपेक्षा नहीं। इसलिए उनका तो माइंड बिल्कुल एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव है, वो तो अपने निर्णय खुद लेते हैं। लेकिन जो वोटर है, जो आम वोटर है, जो मेजॉरिटी वोटर है, वो तो भावनाओं से चलता है और वो इमीडिएट गेन देखना चाहता है। तो अरविंद केजरीवाल की जो अप्रोच दिल्ली में रही है कि उनको मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास ने उठाया अरविंद केजरीवाल, जिस मिडिल क्लास के वो हीरो बने और पूरे, उसको परवाह नहीं है अपर क्लास की, बिल्कुल पर अरविंद केजरीवाल को परवाह है आम वोटर की। और आम वोटर को जो लुभावने नारे और लुभावने जो जुमले होते हैं वो देने की उनको पूरी नहीं, लेकिन ये जो करप्शन वाला मामला ये मध्य वर्ग में ज्यादा होता है। ये जो पोजीशनिंग है, देखिए वो अपनी रैली में आजकल भारत माता की जय के भी नारे लग रहे हैं, उनके यहाँ वंदे मातरम भी हो रहा है, और करप्शन का मुद्दा जिस तरह उठा रहे हैं, वो ये नहीं लगता कि भाजपा या नरेंद्र मोदी का जो कोर वोट था उस पर भी सेंध लगाने की कोशिश में? देखिए, यहाँ एक बात, हालांकि अच्छा नहीं लगता कि हर बार अपनी बात बीच में ले आओ, पर जिस वक्त हमने हवाला की लड़ाई लड़ी तो हमने ये प्रूव किया कि हर घोटाले पर शोर मचाने वाले सांसद हवाला पर चुप रहे, क्योंकि सब पार्टी के नेता शामिल थे। तो बड़ा आसान है ये सिद्ध कर देना कि सारी पार्टियों के नेता गड़बड़ है और हम साफ हैं। लेकिन हम राजनीति में जाने से क्यों संकोच करते रहे कि हमको लगता था कि राजनीति में जाने का मतलब है सारे कॉम्प्रोमाइजेस करना और उन्हीं बातों को करना जो जिनके खिलाफ आप लड़े। अरविंद केजरीवाल ये कोई दावा नहीं कर रहे कि आगे चल के वो ये सब नहीं करेंगे, लेकिन आज वो ये जरूर दिखा दे रहे हैं कि देखो ये सब मिली भगत है। मोदी सरकार वेस्ट डेट की जांच नहीं कराना चाहती, इटली वालों ने जांच भी कर दी, सजा भी दे दी, ये क्या कर रहे हैं 2 साल से बैठे हुए। तो इस तरह का पोस्चर लेके भ्रष्टाचार की बात करके आप डेफिनेटली लोगों के विश्वास को जीत सकते हैं कि साहब मुझे मौका मिले मैं सबको ठीक कर दूंगा। सवाल है जब मौका मिलेगा तब आप क्या कर पाएंगे, उसकी बात अभी कोई कर ही नहीं है, अभी तो उसकी जरूरत ही नहीं है करने की। नहीं, लेकिन फिर भी एक तरह से आपको ये नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ नरेंद्र मोदी के आगे ही पोजीशनिंग कर रहे हैं? भले जिस तरह के हमले, उनका ज्यादा हमला नरेंद्र मोदी पर है, सोनिया गांधी या कांग्रेस पे नहीं है।
नहीं तो देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि बनारस जाके चुनाव लड़ने का पर्पस क्या था, वहां से वो तो सिलसिला day चालू one है। से हाँ। इसका भी बड़ा सिंपल है कि हमको किसी ने कहा था एक बार, हमें कोई सोर्स जिन्होंने हमको मटेरियल दिया बहुत बड़ा, उन्होंने कहा कि चूहा मारोगे तो चूहा मार का कहलाओगे और शेर मारोगे तो शेर मार का। तो बड़े बड़े चीजें उठाओ ताकि देश में नाम हो कि साहब हम बड़े दबंग पत्रकार हैं। वही केजरीवाल की अप्रोच है कि भैया सीधा प्रधानमंत्री से पंजा लड़ाओ, अगर कामयाब रहे तो प्रधानमंत्री कुर्सी, नहीं कामयाब रहे तो भाई मैं तो बहुत छोटा आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल सही मैं कहना चाहिए कि हम केजरीवाल के प्रशंसक कभी नहीं रहे और हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है कि केजरीवाल वो सब कर पाएंगे जो जिसका वो दावा करते रहे। मगर ये मानना पड़ेगा कि केजरीवाल राजनीतिक शतरंज के मोहरे ऐसे चल रहे हैं कि आसपास के सारे खिलाड़ी धराशायी होते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें फिर एक आगे की संभावना है कि वो उससे मतलब वो इससे पंजाब का चुनाव हो या आगे विधानसभा चुनाव हो, वो अपने को अपनी इमेज किस नाते, वो जनता के लोक लुभावन नारों के कारण या आम जनता को राहत देने के नाम पर, या सचमुच में वो फिर वापस अखिल भारतीय 2012 वाली जो भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने वाली उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं देश को? देखिए, जो दिखाई दे रहा है उसमें चूचू का मुरब्बा है। पानी बिजली की बात भी कर लेते हैं, किसान की भी कर लेते हैं, भ्रष्टाचार, जहां जो चीज बिक जाए। भाई जब मुसलमान की बात आती है तो मुसलमान के साथ खड़े होते हैं, जब हिंदू की आती है तो वंदे मातरम। लेकिन मतलब खाटी राजनीति के हिसाब से वो और राजनीति का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है कि आपके मन में कुछ हो, बाहर कुछ और होना चाहिए, और उसमें केजरीवाल ने अभी आज की तारीख में सबको ढीला पीछे छोड़ दिया है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।